और अब 10 बजने वाले हैं और हमारे बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 चौकियों को तबाह कर दिया है। बीएसएफ ने यह कार्रवाई पाकिस्तान की गोलीबारी में 8 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद की है। दूसरी तरफ राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना की जवाबी फायरिंग में अब तक 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हाँ, ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। आज सुबह 5 बजे से दिन भर पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी, आरएसपुरा, अरनिया, कठुआ और नौशहरा में भारी फायरिंग की गई। पाकिस्तान की फायरिंग में सांबा सेक्टर में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 की मौत राजौरी में हुई है। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फायरिंग में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, सेना प्रमुख दलबीर सिंह भी शामिल हुए। इस मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात की समीक्षा की गई। रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजनाथ और पर्रिकर को पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान की फायरिंग को देखते हुए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी से सटे 200 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को आग लगाने की जांच अब एसआईटी करेगी। आगजनी के आरोप में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 20 लोगों से पूछताछ की जा रही है। स्कूलों की आगजनी के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम को जम्मू कश्मीर के बाहर भी भेजा गया है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शिक्षा निदेशक को जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया था। पिछले 1 महीने में राज्य के 27 स्कूलों में आग लगाई गई है। पाकिस्तान भारत में अपने हाई कमीशन के 4 अधिकारियों को बुला सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। दिल्ली में आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी महमूद अख्तर ने 4 अधिकारियों का नाम दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान लिया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर इन्हीं 4 अधिकारियों के निर्देश पर जासूसी का काम करता था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिवार के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वागत किया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ प्रस्तावित अपनी रैली को टाल दिया है। भोपाल एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जेल से मुस्लिम कैदी ही क्यों भागते हैं। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं तो सीमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सीमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सीमी के लोग ही जेल तोड़ते, कोई हिंदू नहीं निकलता। और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी से पूछा है कि वो एनकाउंटर पर कांग्रेस की लाइन बताएं। अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है तो मुझे कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से पूछना है कि जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्या वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है। भोपाल के पास कल हुए सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर की जांच होगी। इसके लिए सीआईडी के एसपी की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। ये टीम डीजीपी को रिपोर्ट करेगी। इस मामले में 2 और जांच होनी है। मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी नंदन दुबे ये जांच करेंगे कि जेल से आतंकी कैसे भागे, जबकि एनआईए ये पता लगाएगी कि जेल से भागने के बाद आतंकियों की प्लानिंग क्या थी। इसके पहले आज जेल में सिमी आतंकियों के हमले में मारे गए हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतिम संस्कार में शामिल हुए और परिवार वालों के लिए 15 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। 10 लाख रुपए की सम्मान निधि, 5 लाख रुपए अलग से बेटी की शादी के लिए और 5 लाख कोई सीमा नहीं है, जरूरत होगी तो और भी करेंगे। और इस कॉलोनी का नाम शहीद रमाशंकर यादव रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में जेंडर रेशो सुधारने को लेकर हरियाणा की तारीफ की है। आज हरियाणा के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में गुरुग्राम पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने सबसे तेजी से लिंगानुपात को ठीक किया है। जब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हरियाणा की जनता से
बेटियों की जीवन की रक्षा की भीख मांगी थी। जेंडर रेशियो की जो स्थिति में सुधार आने में तेज गति से सुधार कोई ला रहा है तो ये हरियाणा प्रदेश ला रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने उद्यमियों और अपने फौजियों के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो लगता है हरियाणा के लोग ज्यादातर किसानी करने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जहां व्यापार में पहुंचे हैं और हिंदुस्तान के कई राज्यों में हैं, उन्होंने व्यापार में भी अपना लोहा मनवा लिया है। इस देश के हर 10 जवान में से सेना में 1 जवान हरियाणा का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को जंगल सफारी का तोहफा दिया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे पीएम ने नया रायपुर के नंदन वन में बाघ की तस्वीरें भी खींची। और लग रहा था टाइगर को पहचानता था। आंख में आंख मिलाने के लिए चलाया है। नंदन वन का ये जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड जंगल सफारी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से गठबंधन को लेकर बातचीत की है। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि दिल्ली में प्रशांत किशोर ने मुलायम के भाई शिवपाल यादव से बातचीत की थी। अगर दोनों पार्टियों के बीच बात बन जाती है तो यूपी में भी बिहार जैसा महागठबंधन बन सकता है। मुलायम के भाई शिवपाल पहले ही जेडीयू, आरएलडी और आरजेडी के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। महागठबंधन बनने की हालत में समाजवादी पार्टी बीजेपी और बीएसपी के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगी। साथ ही उससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने में मदद मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी फिर टल गई है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी का कार्यकाल फिर से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 7 नवंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सोनिया का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का मौजूदा कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। सोनिया गांधी की खराब तबीयत को देखते हुए कयास लग रहे थे कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए पार्टी के भीतर अभी बड़े बदलाव से कांग्रेस बचना चाह रही है। डीएनए में खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक एक्स्ट्रा विचार आपसे शेयर करना चाहता हूं। कल मैंने आपको बीएसएफ के शहीद पायलट और डिप्टी कमांडेंट भगवती प्रसाद भट्ट के परिवार की एक दुख भरी कहानी दिखाई थी। मैं खुद उनके घर गया था और उनके परिवार के साथ कुछ भावुक लम्हे मैंने बिताए थे। मैंने आप सबसे कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को ये सुनिश्चित करना होगा कि शहीदों के परिवार सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। विश्लेषण के दौरान हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर देश के 132 करोड़ लोग एक रुपया भी दें तो शहीदों के परिवारों की जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी आ सकती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने हमारे इस विचार का बड़े पैमाने पर समर्थन किया और अपनी तरफ से मदद की पेशकश की। जिस व्यक्ति की जितनी हैसियत है, 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक लोगों ने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने एक एक्स्ट्रा विचार रखना चाहता हूं। इसके बारे में आप सोचिएगा। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन हमारे देश के मंदिरों के पास करीब 4000 टन सोना है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 12 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। यह आंकड़ा सिर्फ उन मंदिरों की संपत्ति पर आधारित है जिनकी संपत्ति का ऑडिट मौजूद है। हमारे देश में हजारों की संख्या में ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं जिनका कोई ऑडिट नहीं होता, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब आप सोचिए कि उनके पास कितना धन, कितना पैसा होगा। अकेले केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात की जाए तो वहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा देश के 4 बड़े मंदिरों यानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर, मुंबई के सिद्धि विनायक और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन चार मंदिरों की संपत्ति की कुल कीमत 1,32,000 करोड़ रुपए है। चारों मंदिरों की कुल संपत्ति में 60,115 करोड़ रुपए का सोना और चांदी है, 43,508 करोड़ रुपए कीमत की जमीन है, 9,873 करोड़ रुपए से ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट हैं, एफडी हैं, और
18,748 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियां हैं। देश के इन 4 बड़े मंदिरों की सालाना कमाई औसतन 2,691 करोड़ रुपए है। इन मंदिरों में रोजाना 5 लाख श्रद्धालु करीब 8 करोड़ रुपए का दान चढ़ाते हैं। यानी हमारे देश के लोग पूजा स्थलों में दिल खोलकर दान देते हैं। हमने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए गहरा रिसर्च किया तो हमें कुछ दिलचस्प जानकारियां मिली। एक अमेरिकी मार्केट रिसर्च कंपनी ने एक ऑनलाइन सर्वे के आधार पर यह जानकारी दी है कि होटल्स में टिप देने के मामले में भारत के लोग सबसे आगे रहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक होटल्स में ठहरने वाले 96% भारतीय लोग टिप जरूर देते हैं। हालांकि भारत के लोग मिलकर कितना पैसा टिप के रूप में देते हैं इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। देश के पूजा स्थलों की बात करने और टिप देने के मामले में अमीर भारतीयों की बात करने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हम खुले मन से मंदिरों में दान दे सकते हैं और होटल्स और रेस्टोरेंट्स के स्टाफ को खुश होकर टिप दे सकते हैं तो क्या हम देश के लिए मर मिटने वाले वीर सैनिकों के परिवारों की मदद नहीं कर सकते? क्या हम उनका ख्याल नहीं कर सकते? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? आप एक बार ये सोचकर देखिए कि अगर देश का हर व्यक्ति शहीदों के नाम पर 1 रुपए का भी योगदान देता है तो शहीदों के परिवारों का दर्द कितना कम हो जाएगा। ये एक विचार है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस विचार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कि इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मंदिरों पर रिसर्च करके ये जानकारियाँ निकाली हैं। हमने देश के गुरुद्वारों, मस्जिदों और चर्च की संपत्ति पर भी काफी गहरा रिसर्च किया, लेकिन हमें इन धर्म स्थानों की संपत्ति से संबंधित कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही धार्मिक स्थल हैं जिनकी संपत्ति से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाती। और अब हम उन बिल्डर्स का डीएनए टेस्ट करेंगे जो आपके घर के सपने पर बुलडोजर चला रहे हैं। एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, जिसके लिए वो बड़ी मेहनत से पाई पाई जुटाकर पैसा इकट्ठा करता है, लाखों रुपए का कर्ज लेता है और घर की बुकिंग करवाता है। इसके बाद वो अपने परिवार की तमाम जरूरतों और शौक पर कैंची चलाकर हर महीने बैंक को भारी भरकम ईएमआई देता है, यानी किश्त देता है। लेकिन बदले में बिल्डर उसके साथ धोखा करता है। सारी कागजाई कार्रवाई पूरी होने और ईएमआई देने के बावजूद अपने सपनों के घर में एंट्री करने में एक सामान्य व्यक्ति को कई साल लग जाते हैं। ये देश के मध्यम वर्ग के लाखों लोगों का दर्द है जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि इन मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक किरण अब दिखाई दी है। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के नियमों को नोटिफाई कर दिया है और अब बिल्डर की तरफ से पोजेशन में देरी और खरीदार की तरफ से किस्त जमा करने में देरी के मामलों में जुर्माने की दर बराबर कर दी गई है। पोजेशन यानी खरीदारों को घर सौंपने में देरी करने वाले बिल्डर्स को अब 10.9% की दर से खरीदार को ब्याज देना होगा। इसी तरह ईएमआई देने में देरी करने पर घर खरीदने वाले को भी 10.9% की दर से ही जुर्माना देना होगा। पहले ईएमआई में देरी होने पर खरीदारों को 15% की दर से पेनल्टी देनी पड़ती थी, जबकि मकान का पोजीशन देने में देरी होने पर बिल्डर कोई ग्राहकों को कुछ नहीं देते थे और अगर कोई मामला बड़ा हो जाता था तो वो ग्राहकों को छोटी मोटी रकम देकर मामले को रफा दफा कर देते थे। नए नियमों के मुताबिक जो ग्राहक बिल्डर से परेशान होकर रिफंड लेना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने का पूरा हक होगा। नए नियमों के मुताबिक बिल्डर को 45 दिनों के अंदर रिफंड की रकम ग्राहक को देनी होगी। इन नियमों के नोटिफाई होने के बाद हर बिल्डर को अपने राज्य के स्टेट रेगुलेटर के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट के नाम पर जुटाए गए फंड्स का 70% पैसा एक अलग बैंक खाते में जमा कराना होगा। इस नियम का फायदा यह होगा कि बिल्डर्स किसी एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा किया गया पैसा अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इससे पहले नियमों के अभाव में ये तमाम बिल्डर्स आपसे ली गई रकम को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा देते थे और इसी वजह से निर्माण कार्य में देरी हुआ करती थी। अब बिल्डर्स को प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के वक्त ही ये बताना होगा कि वो किस वक्त तक ग्राहकों को मकान का पोजीशन देंगे। फिलहाल कई मामले ऐसे हैं जहां लोग
10-10 सालों से पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर्स की मनमानी की वजह से उन्हें अपना घर नहीं मिल पा रहा। नए नियमों के मुताबिक बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद स्टेट रेगुलेटर को 60 दिनों के अंदर मामले का निपटारा करना होगा। ये नए नियम देश के करोड़ों लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने देश के करोड़ों लोगों के लिए जरूरी इस खबर का आज एक डीएनए टेस्ट किया है। अगर आप भी अपने घर की ईएमआई देने के बावजूद अपने मकान का पोजीशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर देखकर आपको आज राहत जरूर मिलेगी। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के नियम नोटिफाई हो जाने का मतलब है कि आपको आपका घर मिलने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, यानी बिल्डर आपके सपनों पर मनमानी का ताला नहीं लगा पाएंगे। पब्लिक से कुछ रेस्पॉन्सेस रिएक्शंस आया है, उसको भी ध्यान में रख के रूल्स हमने फाइनलाइज किया है। अभी रूल्स हैव बीन नोटिफाइड और स्टेट्स विल आल्सो मेक देयर ओन रूल्स। नो स्कोप फॉर एक्सप्लॉयटेशन, चीटिंग। द रूल्स and the act itself is really going to help to regulate the real estate sector. नए नियमों के नोटिफाई होते ही बिल्डरों की बेईमानी वाली नींव हिलने लगी है, जबकि ग्राहकों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। बेसिकली ये नोटिफिकेशन उन बायर्स के लिए है जिन्होंने फ्लैट बुक कराए हुए हैं और जिनको बिल्डर्स ने अभी तक पोजीशन नहीं दिया है और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और लीगल हैसल्स में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए एक रास्ता निकाला है गवर्नमेंट ने कि वो सीधा अब अथॉरिटी को जा सकते हैं और उनको ये रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। मुझे लगता है ये एक बहुत अहम बिल है, क्योंकि इसके पहले बायर्स के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, बायर्स के हक के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्डर्स मनमानी करते थे। बिल में वैसे सब कुछ है जिससे बिल्डर्स, जहाँ पे बिल्डर गेम करते थे, बायर्स को धोखा देते थे। पहले कुछ भी उनके पास प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगी, कोई बिना प्लान का, बिना अप्रूवल का वे फ्लैट को सेल कर देते थे। तो मुझे लगता है इस बिल आने से ये सब चीज़ें रुकेगी। हालांकि आज भी देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका घर वाला ख्वाब बिल्डरों ने तोड़ दिया है। हो सकता है कि नया कानून ऐसे लोगों की भी मदद कर पाए। हम जब शाम को निकलते हैं इवनिंग वॉक के लिए तो ये सोच के निकलते हैं कि भाई, और दूर से देखते हैं कि टावर 15 हमारे सामने खड़ा हुआ है, 3 साल से एसिड खड़ा हुआ है और हमें कब मिलेगा, लाइट कब जलेगी उसके अंदर, कुछ हमें समझ नहीं आता। तो यही सोचते हैं कि भी शायद कल वो सुबह आएगी, कभी वो सुबह आएगी, कभी हमारे बैठ के अपने घर में बैठ के सुबह चाय पियेंगे, पर अभी कुछ नहीं पता कब मिलेगा, क्या मिलेगा। ये गारंटी नहीं है कि हमें नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स या 2 इयर्स में भी मिल जाएगा। वी डोंट नो एनीथिंग। इतना अनसर्टेनिटी है और इतना इनसिक्योरिटी सी है कि अब हमें करना क्या चाहिए, वी डोंट नो। बेसिकली 2014 तक इसका बेसिकली हमको पोजेसन 2014-15 में मिलना था और प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2-3 साल डिले चल रहा है। और इशू ये है कि स्ट्रक्चर पूरा खड़ा है, 70 से 80% पैसा हम दे चुके हैं और अब हमारा कंसर्न इतना ही है कि जो भी रेरा एक्ट आया है उससे बेसिकली हम लोग कितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं एग्जिस्टिंग बायर्स के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली सबसे पहले उसका जो बेनिफिट है वो एग्जिस्टिंग बायर्स को ही उठाना ज़रूरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली इसको अडॉप्ट करके जितनी जल्दी से जल्दी वो इम्प्लीमेंट कर सके इसको करे, बिकॉज काफ़ी सफरिंग है। हम रेंटल भी देते हैं, हम EMI भी पे करते हैं और हमारा घर भी हमें नहीं मिल रहा है। जो प्रोजेक्ट है वो आम्रपाली हार्टबीट सिटी है, सेक्टर 107 में 2011 में लॉन्च हुआ था और आज 2016 हो गया। अभी भी जो बिल्डर की तरफ से कहना है वो 2 से 2.5 साल और लगेगा। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको ऑनगोइंग बोला जाएगा, वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट में इतने स्ट्रांगली कहीं पे भी रूल्स उसके नहीं निकल के आ रहे हैं, मैं देख नहीं पाया हूँ अभी तक। जो प्यूनिटिव क्लॉजेस हैं इनिशियल ऑफरिंग का, इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन एंड इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग्स, उसमें जो बिल्डर डिविएशन के साथ अगर रजिस्टर कराता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, जब भी यूपी गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो उसको एक लीवे सा दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ग्रे एरिया है। मैंने प्रतीक एडिफाइस सेक्टर 107 नोएडा में 2011 में एक घर खरीदा था और मैंने एक सपना देखा था, मेरा ये घर 2014 में मेरे को मिल जाएगा।
बट अब उसके बाद से 2 साल हो गए हैं और अभी तक तो अगले 2 साल तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे मेरा घर मिल पाएगा। नए कानून से बंधे बिल्डर्स ना प्रोजेक्ट में गैर जरूरी देरी कर पाएंगे, ना ही ग्राहकों का पैसा एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर चैन की नींद सो पाएंगे। एक नया रूल, एक नया रेगुलेशन आ रहा है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी लागू होगा, तो उसके रूल रेगुलेशन बनाने में सावधानी बरती जानी जरूरी है और उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। वैसे 30 अक्टूबर थी रूल रेगुलेशन बनाने की तारीख थी, काफ़ी स्टेट ने बना दिया है, कुछ अभी प्रोसेस में जो हमें लगता है कि महीने 20 दिन में बनाते हैं। अब देश के सैकड़ों बिल्डर्स लाखों लोगों की तिजोरियों में चालाकी वाली चाबियां लगाकर लूट मचाते आए हैं, लेकिन नए नियम अब बिल्डर्स को रंगे हाथों पकड़ने में मदद करेंगे और शायद देश के लाखों लोगों को उनके सपनों का घर वक्त पर मिल जाएगा। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो भी कि सब कुछ दांव पर लगाकर भी उसे अपना घर कभी मिल नहीं पाता। हम आपको आज कुछ आंकड़े दिखाएंगे जो ये बताते हैं कि ये संकट कितना बड़ा है, खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए। दिल्ली एनसीआर में इस वर्ष करीब 6,45,000 फ्लैट्स का पोजीशन दिया जाना था, लेकिन इनमें से 72% फ्लैट्स के पोजीशन में अब भी 2 से 4 वर्ष का समय लग सकता है। अगर पोजीशन मिलने में होने वाली औसत देरी को देखें तो गाजियाबाद और नोएडा में 2.5 वर्ष की देरी हो रही है। इसी तरह गुड़गांव में करीब 3 वर्ष का विलंब है और फरीदाबाद में करीब 4 वर्ष की देरी हो रही है। इसमें नोएडा क्षेत्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां इस वर्ष करीब 3,60,000 फ्लैट्स का पोजीशन दिया जाना था, लेकिन इनमें से 89% फ्लैट्स कम से कम 3 वर्ष की देरी से ही मिलेंगे। एसोचैम के मुताबिक देश भर में रियल एस्टेट सेक्टर के 75% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वक्त पर पूरे नहीं होते और यही वजह है कि अब लोग फ्लैट खरीदने से हिचक रहे हैं। हालत यह है कि प्रॉपर्टी की 8 बड़ी मार्केट्स में इस वक्त करीब 7 लाख घर खाली पड़े हैं और उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि बिल्डर आपसे पैसा लेने के बाद उसे सही जगह पर लगाने की बजाय इस पैसे पर पहले तो ब्याज वसूलते हैं या फिर इस पैसे को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। आपसे पैसे लेकर वक्त पर काम पूरा न करने वाले ये बिल्डर्स खुद आलीशान घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और जब आप उनसे अपना पैसा वापस मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। जब आप ऐसे बिल्डर्स से मिलने की कोशिश करते होंगे तो इनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स आपको इन तक पहुंचने भी नहीं देते। लेकिन अब रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अमल में आने के बाद हालात बदलने की उम्मीद की जा सकती है, यानी ये आपके लिए अच्छी खबर है।